नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आपका स्वागत है। हम लोग ये आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इससे पहले भी प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक से जा सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगामी जो वीडियो हैं या फिर अगर आपको यूजीसी नेट के भी पेपर 1 के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं तो उससे आप देख सकते हैं। तो आज से आधुनिक भारतीय इतिहास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और ये ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो रहते हैं उनकी एक अलग भूमिका होती है। तो आप लोग प्लीज़ कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं जिसमें जो स्टेट पीसीएस वगैरह हैं, इनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना एक अहम भूमिका होती है एग्ज़ाम में कट ऑफ तक जाने के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। तो वास्को डी गामा पहली बात तो कौन था? एक पुर्तगाली था। कहाँ पहुंचा? कालीकट पर पहुंचा 1498 में। और पथ प्रदर्शक कौन था उसका? ये अहमद इब्न मजीद था। ठीक है, उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो इससे पहले भी बहुत सारे मार्ग थे, लेकिन ये जो मार्ग था ना, जो इसने दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से लेके और फिर उसके बाद भारत तक आया, ये नया मार्ग इसने खोजा था। ठीक है, तो इसलिए ये नए समुद्री मार्ग की खोज का इसके श्रेय जाता है। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो उस टाइम कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन था। ठीक है, वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। तो क्या हुआ था कि इससे पहले भी पहले ये जो रेशम मार्ग था ना, इससे व्यापार होता था, लेकिन अफगानिस्तान और टर्की होते हुए जो स्थल मार्ग था। लेकिन कुसुम दुनिया पर जब अधिकार कर लिया गया ये तुर्कों ने, तो यूरोप का जो इंडिया से कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए इन लोगों को अब ये ज़रूरत पड़ गई कि भारत आने के लिए ये लोग एक नया मार्ग देखें। तो इसलिए फिर दो लोगों को दो क्या, 2-3 लोगों को भेजा होगा, लेकिन 2 लोगों का नाम फेमस है, जैसे कोलंबस और वास्को डी गामा, कि इनको भेजा गया कि जाओ आप लोग नए। उस टाइम अच्छा चीन ने एक यंत्र का आविष्कार भी कर लिया था, जिससे दिशा यंत्र जो कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र का, तो वो भी इनके लिए एक माध्यम हो गया। उसके बाद इन्होंने समुद्री मार्ग, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और फिर उसके बाद जो भारत की खोज की वो वास्को डी गामा को जाते ही है। तो इन लोगों को ज़रूरत क्यों थी? ये इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जो उनका यहाँ पे यूरोप में मसालों की बहुत डिमांड थी। तो मसालों की डिमांड के लिए भारत एक श्रेष्ठ वो था, ऑप्शन था। तो इसलिए फिर इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। तो क्या हुआ कि वास्को डी गामा को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। इसके बाद 1505 ईस्वी में जब ये चला गया, तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो पहला वायसराय कौन बनकर आया? ये आया फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, 1505 में आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अल्मीडा किस किस चीज़ के लिए जाना जाता था? पहले तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, और सेकंड है उसका ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसमें उसने हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए की थी। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। 1509 में अल्बुकर्क आया। उस टाइम कौन था? उस टाइम विजयनगर का सबसे ज़्यादा उस टाइम प्रभुत्व था ना, 1509 कृष्णदेव राय। और उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। अब इसने क्या किया कि आते ही साथ इसने सबसे पहले 1 साल के अंदर ही इसने क्या किया? गोवा पर अधिकार कर लिया। और गोवा पर अधिकार, कोई इन्हें जगह मिल गई स्थापित, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये क्या बन गए? वास्तविक संस्थापक बन गए। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक फिर कौन माना गया? वो अल्बुकर्क माना गया, क्योंकि उन्हें एक रहने का स्थान मिल गया, गोवा।
अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। हरमुज जल संधि ये मेन मार्ग था फारस की खाड़ी का हिंद महासागर के लिए, तो यहाँ पर भी उसने अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कोन्हा था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और फिर हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डी वंसलैंड ने तस्मानिया की और न्यूजीलैंड की खोज की। तो तस्मान ने की थी न्यूजीलैंड की और वॉन डी वंसलैंड की, जो कि अब उसे क्या कहा जाता है, तस्मानिया कहा जाता है। अच्छा, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, मतलब द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पे किया गया और कब किया गया। तो ये 1503 में किया गया और कहाँ किया गया, कोचीन में किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे किया था, कोचीन में स्थापित किया था दुर्ग का निर्माण, और किसने करवाया था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। लेकिन ये काल किसका था, काल के इस टाइम वास्को डी गामा वाला ही चल रहा था, क्योंकि 1505 में आया था पहला वायसराय ना। इसके बाद क्या है, अंजी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा 1505 ईस्वी से कराया था। मतलब 1503 में पहले नंबर अल्बुकर्क ने करवाया, उसके बाद अल्मेडा ने भी 2 दुर्गों का और निर्माण करवाया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में तो सीक्वेंस क्या हो गया, 1503 में कोचीन, फिर उसके बाद 1505 में जब अल्बुकर्क वो अल्मेडा आया तो उसने अंजी द्वीप एवं कन्नानौर पर करवाया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। तो बिल्कुल भारत में व्यापारी यूरोपीय व्यापारी कंपनी के आगमन का क्रम क्या माना जाता है, सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फ्रांसीसी। अच्छा, ये क्रम जरूर आप लोग देख लेना, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें गलत नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में गए, कब गए, 1961 में, जब हमारे जो वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने जब गोवा को छीना, तब वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइरा बोस्सा था। तो कौन था, भारत की जब गोवा हम लोगों को मिला उस टाइम कौन था, सिल्वा था, वस्सालो अ सिल्वा। और फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जब हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब कौन था, इसका बोस्सा था। ठीक है। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। मतलब पुर्तगाली किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री, अच्छा कोचीन में ही इन्होंने देखिए पहला दुर्ग बनाया और पहली फैक्ट्री भी इन्होंने कहाँ, कोचीन में ही स्थापित की थी। और फिर उसके बाद 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर ली। अब देखिए पहले अभी यहाँ कोचीन तक था इनका, फिर 1509-10 के टाइम कहाँ, गोवा पे पहुँच गए, कोचीन से गोवा, फिर यहाँ से कहाँ पहुँच गए ये लोग, बंगाल पहुँच गए। सीक्वेंस देखिए आप। और यहाँ पे 1529 ये कौन था, कुन्हा वाला जो था, जो संस्थापक नीनो डी कुन्हा, ये था इस टाइम का ना गवर्नर और वाइसराय, सॉरी। तो सतगांव चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी इसने। फिर उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली द्वारा जो क्या किया गया, हुगली को क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया, किस चीज़ के लिए, समुद्री लूटपाट के लिए। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब भाई हमारे यहाँ पे आओगे, उसके बाद लूटपाट ये सब करोगे, तो अगर एक केंद्रीय शक्ति है तो फिर तो एक्शन लिया जाएगा ना। तो
शाहजहाँ ने हुगली में पुर्तगाली जो बस्तियां थी उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया गया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक, ये इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी, ये माने जाते हैं जॉब चार्नोक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती और सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। कोच्चि कब हुआ? 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। 1599 में की गई। मतलब कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 में। ठीक है। और फिर दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान कर दिया। तो सबसे पहले किसने किया? एलिजाबेथ ने 1600 में, दिसंबर 1600 में, कभी कभी ये मंथ भी पूछ लेते हैं, दिसंबर 1600 में, और कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए दिया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। ठीक है। और इस दौरान भारत का बादशाह कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस टाइम कौन था? बादशाह अकबर थे। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अच्छा, इससे पहले भी 1600 से पहले जो एक लीवेंट कंपनी थी, इसे 1593 में अधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन वो कहाँ से था? उनका मार्ग क्या था? स्थल मार्ग था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा मार्ग अपनाया? जलीय मार्ग वाला था। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या माना जाता है? 1611 में। और पुर्तगालियों का क्या माना जाता है? पहला दुर्ग कोचीन में और पहली फैक्ट्री भी कोचीन में इन्होंने स्थापित की थी। और 1503 में इनका, 1611 में, और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। देखिए, इससे मसूलीपट्टनम मछलीपट्टनम में अस्थायी एक कारखाना स्थापित किया था 1611 में, लेकिन स्थायी कारखाना कब स्थापित किया गया? ये किया गया 1613 में। और कहाँ किया गया? सूरत में। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1638। अच्छा, सूरत में क्या था? सबसे पहले ये अंग्रेजों ने किया 1613 में। इसके बाद 1616 में डच आए, तो 1616 में डचों ने इसमें स्थापित कर लिया अपनी एक फैक्ट्री। फिर उसके बाद फ्रांसीसी जब आए तो उन्होंने भी 1668 में सूरत में ही स्थापित की। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को क्या? स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम शहर भी ये लोग दे सकते थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। क्या किया इन्होंने पूरा का पूरा बम्बई उन्हें उपहार में दे दिया। अब बम्बई किसका हो गया? अभी तक किसका था? पुर्तगाल का था। अब किसका हो गया? अब कहलाया किसका? इनका ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन का, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अच्छा, यहाँ से गया पहले राजघराने में, राजघराने से फिर उन्होंने कंपनी को दे दिया कि चलो आप ले लो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड हमें देना। और 1668 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया बम्बई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों पर डेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। ठीक है। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। तो ये देखिए, ये क्या आ जाएगा? जॉन चाइल्ड जो थे, अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड, इन्होंने 1688 में बंदरगाह पर वो डाला था, घेरा डाला था और हज यात्रियों को बंदी बनाया था। तो औरंगजेब ने किसे निष्कासित किया था? जॉन चाइल्ड को। इनका पता नहीं क्या रूस से कुछ कनेक्शन वाला जॉन चाइल्ड का था। अच्छा, आएगा तो मैं, याद आता है तो मैं बताती हूँ। अच्छा, और क्या था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध। ऐसा जॉन चाइल्ड ने ये माना था कि जो आर्य यहाँ पे आए थे, वो
रूस से आए थे, शायद आने का कुछ क्रम का था। मैं अच्छा आपको इसको ऑप्शन में कमेंट्स में डाल दूंगी इसका आंसर, जॉन चाइल्ड का। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी से आरंभ हुआ था। ये देखिए, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, ये कहा जाता है सप्तवर्षीय जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, वहाँ से आरंभ हुआ था ये 1740 से। तो गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। मतलब ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था वो तो था ही रीजन, लेकिन कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसका मेन जो तात्कालिक कारण था वो क्या था कि जो कैप्टन वर्नेट थे उन्होंने जो फ्रांसीसी जहाज थे उन पर अधिकार कर लिया था। ये उनका तात्कालिक कारण बना और 46 से 48 तक ये युद्ध चला। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थॉमेन नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। तो कैप्टन पैराडाइज किसके थे? ये अंग्रेज सेना के थे, वो फ्रांसीसी सेना के थे, और इन्होंने अडयार नदी पर स्थित सेंट थॉमेन नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। और नवाब को किसका हेल्प थी, सहयोग था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स लापेल की संधि हुई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? लास्ट में एक्स लापेल की संधि हुई और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ पे समाप्त हो गया और तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। इस संधि में डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। देखिए कितना चतुर था। यहाँ से होता है स्टार्ट इन लोगों का क्या, इन्होंने भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। तो ये क्या था? सहायक संधि में था ना ये सब चीज़ें, ठीक है। ये जो वेलेजली था वो यही तो करता था कि राजा के या नवाब के खर्च पर ही उनका अधिकारी और सेना को रख देते थे वो। जिससे पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया गया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में। अब देखिए फ्रांसीसियों का, अब तो यहाँ तक अंग्रेज का था, अब यहाँ से क्या नाम आ गया? 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो राजा कौन था उस टाइम? वहाँ का शासक कौन था? लुई 14वां था। और मंत्री कौन था? कॉलबर्ट था। उसने इसकी स्थापना की थी। लेकिन तो ये क्या कहलाई? एक सरकारी कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जबकि जो इंग्लैंड की थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी थी, वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी। जिसे कंपनी देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। तो वही चीज़ की खर्च सरकार देगी अब, और यहाँ तक कि हस्तक्षेप भी पूरा सरकार करेगी। तो स्वतंत्रता में थोड़ा सा वो होगा ना, मुक्त नहीं है वो किसी भी आदेश के लिए, हर चीज़ के लिए, तो उसे किससे पूछना पड़ेगा? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कमियों में जाना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं फिर क्या है। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ 67 में, और 68 में सूरत में, सबसे पहले सूरत में किया इन्होंने, और अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। फिर इसके बाद मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर, जो एक मैकारा था, मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से इसको एक अधिकार प्राप्त हो गया। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। तो इन्होंने देखो सबसे पहले कहाँ पे की? 68 में की सूरत में, और फिर उसको 69 में मसूलीपट्टनम में, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, जहाँ पे अंग्रेजों ने भी 1613 में की थी ना, 1611 में, सॉरी। हाँ, डचों ने प्रथम अपनी
प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। बंगाल में इनकी पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित हुई थी? पीपली में। और जबकि प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी डचों की? ये मसूलीपट्टनम में। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली में बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित करी। 1653 में चिनसुरा में डच किले को गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या ही है? पुर्तगालीज, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष क्या हैं? वो अलग हैं। क्या है? देखो, ये दिया गया है कॉलम, इसमें कंपनियों और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। एस्तादो द इंडिया जो पुर्तगीज कंपनी का नाम था, ये 1498 में हुई थी। वेरिंग द ओस्ट इंडिसो कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी 1602 में स्थापना हुई थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले हुई थी और डच की जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी बाद में हुई थी। लेकिन आगमन किसका माना जाता है? आगमन डचों का माना जाता है, अंग्रेजों से पहले। ठीक है। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में और कंपनी द इंडेस ओरिएंटेंसलेस इसकी 1664 में हुई थी। ठीक है। तो अब ये आगे क्वेश्चन आंसर सेगमेंट आ जा रहा है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।